कक्षा 11 की राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक है राजनीतिक सिद्धांत। इसी पाठ्य पुस्तक का अध्याय 6 और अध्याय का नाम है नागरिकता, सिटीजनशिप। तो आज हम इसी अध्याय के पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न दिए गए हैं उनको और परीक्षा की दृष्टि से अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। पाठ्य पुस्तक में जो पहला प्रश्न दिया हुआ है वो है कि राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता के रूप में नागरिकता में अधिकार और दायित्व दोनों शामिल हैं। समकालीन लोकतांत्रिक राज्यों में नागरिक किन अधिकारों के उपयोग की अपेक्षा कर सकते हैं? समकालीन लोकतांत्रिक राज्यों में नागरिक किन अधिकारों के उपयोग की अपेक्षा कर सकते हैं? नागरिकों के राज्य और अन्य नागरिकों के प्रति क्या दायित्व हैं? दो प्रश्न पूछे गए हैं कि समकालीन लोकतांत्रिक राज्यों में नागरिक किन अधिकारों के उपयोग की अपेक्षा कर सकते हैं, कि आज जो वर्तमान समय चल रहा है उसमें नागरिक किन अधिकारों की मांग करते हैं। और एक प्रश्न है कि नागरिकों के राज्य और अन्य नागरिकों के प्रति क्या दायित्व है। तो समकालीन लोकतांत्रिक राज्यों में नागरिक जिन अधिकारों के उपयोग की अपेक्षा कर सकते हैं वे इस प्रकार हैं। इसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो अगर आप ये देखें, ये जो 6 अधिकार है वास्तव में ये मौलिक अधिकार हैं जो हमारे संविधान में दिए गए हैं। सातवां है शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, आठवां सूचना प्राप्त करने का अधिकार और नौवां है वोट देने का अधिकार। इन अधिकारों के साथ साथ नागरिकों के राज्य और अन्य नागरिकों के प्रति कुछ दायित्व भी होते हैं जो निम्नलिखित हैं। एक जैसे दायित्व बनता है कि सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करना, ये राज्य के प्रति दायित्व बनता है नागरिकों का। दूसरा, समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने में राज्य का सहयोग करना, सभी के साथ मिलजुल कर रहना, ये दूसरे व्यक्तियों के प्रति व्यक्ति का दायित्व बनता है। और चौथा है अन्य नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करना। और पांचवा है कोई भी ऐसा काम न करना जो देश हित में न हो। तो उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए तो जा सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि वे इन अधिकारों का प्रयोग समानता से न कर सके। सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए तो जा सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि वे इन अधिकारों का प्रयोग समानता से न करें। इस कथन की व्याख्या कीजिए। अधिकार किसी विशेष वर्ग के लोगों को नहीं दिए जाते हैं बल्कि सभी को समान रूप से दिए जाते हैं। अधिकार किसी विशेष वर्ग के लोगों को नहीं दिए जाते हैं बल्कि सभी को समान रूप से दिए जाते हैं। लेकिन यह संभव है कि सभी को समान अधिकार मिलने के बाद भी वे उनका समान रूप से प्रयोग नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए भारत में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया है, लेकिन एक गरीब आदमी एक अमीर आदमी के सामने चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता है। उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वह अमीर आदमी की तरह चुनाव प्रचार कर सके। इसी प्रकार सभी को वोट देने का अधिकार दिया गया है, लेकिन कई बार गरीब आदमी पैसे के लालच में आकर अपना वोट बेच देता है, जिससे वह अपने वोट का सही प्रयोग नहीं कर पाता है। प्रश्न नंबर 3 है भारत में नागरिक अधिकारों के लिए हाल के वर्षों में किए गए किन्हीं 2 संघर्षों पर टिप्पणी कीजिए। नागरिक अधिकारों के लिए हाल के वर्षों में किए गए किन्हीं 2 संघर्षों पर टिप्पणी लिखिए। इन संघर्षों में किन अधिकारों की मांग की गई है? तो यह बताना है कि हाल के वर्षों में ऐसे 2 संघर्ष कौन से हुए हैं जो नागरिक अधिकारों के लिए किए गए हैं और इन संघर्षों में किन किन अधिकारों की मांग की गई थी। भारत में समय समय पर नागरिकों ने अपने अधिकारों को लेकर संघर्ष किए हैं। हाल के वर्षों में महिलाओं के कल्याण के लिए महिला आंदोलन तथा दलितों के उत्थान के लिए दलित आंदोलन चलाए गए हैं। तो पहले नंबर पर हम जिक्र करेंगे महिला आंदोलन का। महिला आंदोलन की मुख्य मांग महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार और सुविधाएं देने की रही है
ताकि महिलाएं भी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। इसके अलावा महिला आंदोलन की एक मांग संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित करने की भी रही है। दलित आंदोलन की बात करें तो भारत में दलितों का प्राचीन काल से ही शोषण होता आ रहा है। 1972 में महाराष्ट्र के कुछ दलित युवकों ने दलित पैंथर की स्थापना की थी। जिन दलित युवकों ने इस संस्था की स्थापना की थी उनमें से ज्यादातर ऐसे थे जो गंदी दलित बस्तियों में पलकर बड़े हुए थे और यहां उनके साथ अछूतों जैसा व्यवहार किया जाता था। दलित पैंथर ने दलितों के कल्याण के लिए निम्नलिखित मांगे उठाई थी। उनमें पहली थी कि दलितों के कल्याण के लिए संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं उन्हें प्रभावशाली ढंग से लागू किया जाए। दूसरा, जाति प्रथा को समाप्त किया जाए। तीसरा, छुआछूत को समाप्त किया जाए। और पांचवा था, दलितों को सरकारी नौकरियों में ज्यादा से ज्यादा आरक्षण दिया जाए। प्रश्न नंबर 4 है कि शरणार्थियों की समस्याएं क्या हैं? शरणार्थियों की समस्याएं क्या हैं? वैश्विक नागरिकता की अवधारणा किस प्रकार उनकी सहायता कर सकती है? तो जब लोग युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं या राजनीतिक उत्पीड़न के कारण अपना देश छोड़कर पड़ोसी देश में चले जाते हैं, किसी दूसरे देश में चले जाते हैं, तो ऐसे लोगों को शरणार्थी कहा जाता है। इन लोगों को शरणार्थी शिविरों में रहना पड़ता है जहां इनको नरक की जिंदगी जीनी पड़ती है। इन शिविरों में रहकर ये ना तो कोई काम धंधा कर सकते हैं, न अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकते हैं और न ही कोई संपत्ति अर्जित कर सकते हैं। ऐसे लोगों को कोई भी देश अधिकारों की भी गारंटी नहीं देता है। वैश्विक प्रश्न पूछा गया है कि वैश्विक नागरिकता की अवधारणा किस प्रकार उनकी सहायता कर सकती है? तो वैश्विक नागरिकता का अर्थ विश्व के सभी लोगों को इकहरी नागरिकता देने से है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी देश में रहता हो, वह उस देश का नागरिक न होकर पूरे विश्व का नागरिक होना चाहिए। वैश्विक नागरिकता की धारणा शरणार्थियों की समस्याओं को सुलझाने में सहायक बन सकती है। यदि इन लोगों को विश्व का नागरिक मान लिया जाए तो जिन देशों में ये लोग शरण लिए हुए हैं वे देश भी इन लोगों को बुनियादी अधिकार तो दे ही सकते हैं। तो वैश्विक नागरिकता की अवधारणा इन लोगों की काफी सहायता कर सकती है। प्रश्न नंबर 5 है कि देश के अंदर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लोगों के आप्रवासन का आमतौर पर स्थानीय लोग विरोध करते हैं। देश के अंदर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लोगों के आप्रवासन का आमतौर पर स्थानीय लोग विरोध करते हैं कि जब एक देश के अंदर एक क्षेत्र के लोग किसी दूसरे राज्य में चले जाते हैं तो उस राज्य के जो स्थानीय लोग होते हैं उसका विरोध करते हैं। प्रवासी लोग स्थानीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान दे सकते हैं? एक देश के अंदर जब एक क्षेत्र के लोग रोजगार की तलाश में दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं तो उस क्षेत्र के स्थानीय लोग इसका विरोध करते हैं। इसका कारण यह है कि उस क्षेत्र के रोजगार के अवसर बाहर से आए लोगों के हाथों में जाने लगते हैं। उस क्षेत्र के रोजगार के अवसर बाहर से आए लोगों के हाथों में जाने लगते हैं। स्थानीय लोगों को यह भी डर सताने लगता है कि यदि अप्रवासी लोग संख्या में अधिक हो गए तो वे अपने ही घर में अल्पसंख्यक बन जाएंगे। लेकिन ये प्रवासी लोग स्थानीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ये प्रवासी लोग फेरी वाले, घरेलू नौकर, राजमिस्त्री, नल ठीक करने वाले, चटाई बनाने वाले होते हैं। अपने कार्यों से ये लोग स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। प्रश्न नंबर 6 है कि भारत जैसे समान नागरिकता देने वाले देशों में भी लोकतांत्रिक नागरिकता एक पूर्ण स्थापित तथ्य नहीं वरना एक परियोजना है। भारत जैसे समान नागरिकता देने वाले देशों में भी लोकतांत्रिक नागरिकता एक पूर्ण स्थापित तथ्य नहीं वरना एक परियोजना है। नागरिकता से जुड़े उन मुद्दों की चर्चा कीजिए जो आजकल भारत में उठाए जा रहे हैं। तो उत्तर में हम कहेंगे कि आजकल भारत में नागरिकता से जुड़े अनेक मुद्दे उठाए जा रहे हैं।
पहला है जो नागरिकता से उठा है कि सभी नागरिकों को, फिर चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, मौलिक आवश्यकताएं अवश्य पूरी की जानी। सभी नागरिकों की, फिर चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, मौलिक आवश्यकताएं अवश्य पूरी की जानी चाहिए। दूसरा है झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों को भी सफाई, पीने के पानी तथा बिजली की सुविधा अवश्य मिलनी चाहिए। तीसरा है कि यदि किसी सरकारी परियोजना के कारण वनों को काटा जाता है तो वनों में रहने वाले आदिवासी लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था की जानी चाहिए। और चौथा है पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रहने वाले जो हिंदू या सिख भारत में आ गए हैं उन्हें भारत की नागरिकता दी जानी चाहिए। तो नागरिकता के बारे में ये मुद्दे अब उठने लगे हैं। प्रश्न नंबर 7 है, पाठ्य पुस्तक का प्रश्न नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, हर साल आ जाता है। नागरिक किसे कहते हैं? नागरिक और विदेशी में अंतर स्पष्ट करो। आम आदमी की भाषा में गांव में रहने वाले व्यक्ति को ग्रामीण कहते हैं और नगर में रहने वाले व्यक्ति को नागरिक कहते हैं, क्योंकि उसका खान पान, रहन सहन और पहनावा उच्च कोटि का होता है। लेकिन राजनीतिक विज्ञान में नागरिक वह व्यक्ति होता है जो किसी देश का निवासी होता है, जिसे देश की तरफ से कुछ अधिकार मिले होते हैं तथा जो अपने देश के प्रति वफादार रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करता है। ध्यान से, राजनीतिक विज्ञान में नागरिक वह व्यक्ति होता है जो किसी देश का निवासी होता है, जिसे देश की तरफ से कुछ अधिकार मिले होते हैं तथा जो अपने देश के प्रति वफादार रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करता है, फिर चाहे वह व्यक्ति गांव में रहे या शहर में रहे। दूसरी ओर विदेशी वह व्यक्ति होता है जो घूमने फिरने के लिए, व्यापार करने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए या कोई और काम करने के लिए अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चला जाता है, लेकिन वह दूसरे देश में एक निश्चित समय तक ही रह सकता है। तो दोनों के अर्थ को आपने समझ लेना अच्छी तरह से। नागरिक और विदेशी में अंतर भी पूछे गए हैं। तो पहले नंबर पर हम कह सकते हैं कि नागरिक को राज्य की सदस्यता प्राप्त होती है जबकि विदेशी को नहीं। दूसरा है नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं जबकि विदेशी को ये सभी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। विदेशी को राजनीतिक अधिकार तो बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होते हैं। तीसरा है कि संकट के समय नागरिक को सेना में भर्ती किया जा सकता है जबकि विदेशी को कभी भी सेना में भर्ती नहीं किया जा सकता है। चौथा है नागरिक को देश निकाला नहीं दिया जा सकता है जबकि विदेशी को किसी भी समय देश से बाहर निकाला जा सकता है। और पांचवा है नागरिक अपने देश के प्रति वफादार होता है जबकि विदेशी उस देश के प्रति वफादार होता है जिसका वह नागरिक होता है। प्रश्न नंबर 8 है, इंपॉर्टेंट है, नागरिक के प्रकारों का वर्णन करो। तो नागरिक दो प्रकार के होते हैं। पहले नंबर पर आता है जन्मजात नागरिक, नेचुरल बोर्न सिटीजन। जो व्यक्ति जन्म से अपने देश में रह रहा होता है उसे जन्मजात नागरिक कहते हैं। और दूसरा है राज्यकृत नागरिक, जब कोई व्यक्ति अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में रहने लग जाता है और वहां की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो ऐसे नागरिक को राज्यकृत नागरिक कहते हैं। इन दोनों को एक उदाहरण द्वारा समझाया जा सकता है। उदाहरण के लिए जो व्यक्ति भारत में पैदा हुए हैं वे भारत के जन्मजात नागरिक हैं। इसके विपरीत यदि भारत में रहने वाले कुछ विदेशी भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें कुछ शर्तों को पूरा करना पड़ेगा और उन शर्तों को पूरा करने के बाद ही वे भारत के नागरिक बन सकते हैं। ऐसे नागरिकों को राज्यकृत नागरिक कहा जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, नागरिकता क्या है? नागरिकता को परिभाषित करो। तो राज्य का सदस्य होने के नाते एक नागरिक को जो अधिकार प्राप्त होते हैं, राज्य का सदस्य होने के नाते एक नागरिक को जो अधिकार प्राप्त होते हैं उनका ठीक प्रकार से प्रयोग करना और अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना ही नागरिकता कहलाता है। राज्य का सदस्य होने के नाते एक नागरिक को जो अधिकार प्राप्त होते हैं उनका ठीक प्रकार से प्रयोग करना और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना ही नागरिकता कहलाता है।
या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी राष्ट्र का संपूर्ण और समान सदस्य होना ही नागरिकता कहलाता है। परिभाषा भी पूछी गई है, तो बॉयड की परिभाषा हम बता सकते हैं। बॉयड के अनुसार अपनी निष्ठाओं को ठीक प्रकार से निभाना ही नागरिकता कहलाता है। नागरिकता दो प्रकार की होती है। इकहरी नागरिकता, जब व्यक्ति राज्य का नागरिक न होकर पूरे देश का नागरिक होता है तो उसे इकहरी नागरिकता कहते हैं, ये भारत में है। और दोहरी नागरिकता का मतलब जब कोई व्यक्ति पहले राज्य का नागरिक होता है और उसके बाद पूरे देश का नागरिक होता है तो उसको दोहरी नागरिकता कहते हैं, जो अमेरिका में प्रचलित है। प्रश्न नंबर 10 है, नागरिकता प्राप्त करने के ढंग या तरीके बताइए। तो नागरिकता दो प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। एक है जन्म के आधार पर नागरिकता, और जन्म के आधार पर नागरिकता तीन प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। उसमें पहला आएगा भूमि सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सॉइल। तो इस सिद्धांत के अनुसार एक बच्चा उसी देश का नागरिक माना जाएगा। भूमि सिद्धांत की हम बात कर रहे हैं। इस सिद्धांत के अनुसार एक बच्चा उसी देश का नागरिक माना जाएगा जिस देश की जमीन पर वह पैदा हुआ है। उदाहरण के लिए, यदि भारत के दंपत्ति या पति पत्नी इंग्लैंड गए हुए हैं और वहां उनका कोई बच्चा हो जाता है तो वह बच्चा इंग्लैंड का नागरिक माना जाएगा। अमेरिका में यही सिद्धांत प्रचलित है, वहां पर भूमि सिद्धांत प्रचलित है, तो अमेरिका में नागरिकता के बारे में भूमि सिद्धांत लागू है। दूसरा जो है वो है रक्त सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ब्लड। इस सिद्धांत के अनुसार एक बच्चा उसी देश का नागरिक माना जाएगा जिस देश के उसके माता पिता, एक बच्चा उसी देश का नागरिक माना जाएगा जिस देश के उसके माता पिता है, फिर चाहे वह किसी भी देश की जमीन पर क्यों ना पैदा हुआ हो। भारत, फ्रांस, इंग्लैंड आदि देशों में यह सिद्धांत लागू है। और तीसरा है दोहरी नागरिकता, ड्यूल सिटीजनशिप कहते हैं इसको। कई बार कुछ बच्चों को दोहरी नागरिकता प्राप्त हो जाती है। भूमि सिद्धांत के अनुसार वे एक देश के नागरिक होते हैं और रक्त सिद्धांत के अनुसार वे किसी दूसरे देश के नागरिक होते हैं। इसका समाधान दो तरीकों से किया जाता है। ए है, यदि बच्चे के जन्म के कुछ समय के बाद उसके माता पिता वापिस अपने देश चले जाते हैं तो बच्चे को अपने माँ बाप वाले देश की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। और दूसरा है, यदि बच्चे के जन्म के बाद उसके माता पिता वापिस अपने देश नहीं जाते हैं तो ऐसी स्थिति में बच्चा बड़ा होकर खुद यह तय करता है कि वह दोनों देशों में से किस देश का नागरिक बनेगा। दूसरा तरीका है नागरिकता प्राप्त करने का, और वो है राज्य द्वारा प्रदान की गई नागरिकता। तो राज्य द्वारा नागरिकता प्रदान करने के निम्नलिखित तरीके हैं, और उसमें पहला है लंबा निवास। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में रह रहा हो तो वह प्रार्थना पत्र देकर उस देश की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। लेकिन रहने की अवधि के बारे में अलग अलग देशों में अलग अलग नियम है। जैसे भारत में रहने की अवधि 4 साल है और अमेरिका में रहने की अवधि 5 साल है। दूसरा ख है विवाह, औरतों की कोई नागरिकता नहीं होती। यदि इंग्लैंड की कोई लड़की भारत के किसी लड़के से शादी कर लेती है तो उसे भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। ग है अचल संपत्ति खरीदने पर। कुछ देशों में यह नियम है कि यदि कोई विदेशी वहां जाकर एक निश्चित मूल्य से ज्यादा की संपत्ति खरीद लेता है तो यह मान लिया जाता है कि उस देश में वह रुचि रखता है और उसे उस देश की नागरिकता अपने आप प्राप्त हो जाती है। ब्राजील में यही नियम लागू है। और घ है दूसरे देश की सेना में भर्ती होने पर। यदि कोई विदेशी किसी दूसरे देश में जाकर वहां की सेना में भर्ती हो जाता है तो यह मान लिया जाता है कि उस देश के प्रति वह वफादार बन गया है, उसे उस देश की नागरिकता अपने आप प्राप्त हो जाती है। और गए है भाषा सीखने पर। कुछ देशों में यह नियम है कि यदि कोई विदेशी उस देश की राष्ट्रीय भाषा सीख लेता है तो उसे उस देश की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। और च है आक्रमण। यदि कोई देश किसी दूसरे देश पर आक्रमण करके उसकी भूमि पर कब्जा कर लेता है तो उस देश की भूमि पर रहने वाले लोगों की अपने देश की नागरिकता समाप्त हो जाती है
और उन्हें नए देश की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। 6 है गोद लेना। यदि किसी बच्चे को विदेशी दंपत्ति गोद ले लेते हैं तो उस बच्चे की अपने देश की नागरिकता समाप्त हो जाती है और उसे नए मां बाप वाले देश की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। प्रश्न नंबर 11 है, उसी से मिलता जुलता है, नागरिकता कैसे समाप्त हो जाती है? मेथड्स ऑफ लूजिंग सिटीजनशिप, कैसे समाप्त हो जाती है? तो उत्तर में पहले नंबर पर है कि लंबे समय तक अनुपस्थित रहने पर। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में रहे तो ऐसे व्यक्ति की अपने देश की नागरिकता समाप्त हो जाती है। विवाह है, जिस प्रकार विवाह से नागरिकता प्राप्त होती है उसी प्रकार विवाह से नागरिकता समाप्त भी हो जाती है। उदाहरण के लिए यदि पाकिस्तान की कोई लड़की भारत के किसी लड़के से शादी कर लेती है तो उस लड़की की पाकिस्तान की नागरिकता समाप्त हो जाती है। और अगला है सेना में भर्ती होने पर। यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश में जाकर वहां की सेना में भर्ती हो जाता है तो उसे उस देश के प्रति वफादार मान लिया जाता है और ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति की अपने देश की नागरिकता समाप्त हो जाती है। घ है अदालत के फैसले से। यदि अदालत किसी व्यक्ति को किसी मुकदमे में सजा के तौर पर देश निकाला दे दे तो ऐसे व्यक्ति की नागरिकता भी समाप्त हो जाती है। अंगय है निवास स्थान न होने पर। साधु सन्यासियों का कोई निवास स्थान नहीं होता है, इसलिए उनको कोई नागरिकता प्राप्त नहीं होती है। च है देश के खिलाफ विद्रोह करने पर। यदि कोई व्यक्ति देश के खिलाफ विद्रोह कर दे तो उसे देश के प्रति गद्दारी माना जाता है और ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो जाती है। गोद लेने पर। यदि किसी बच्चे को विदेशी दंपत्ति गोद ले लेते हैं तो उस बच्चे की अपने देश की नागरिकता समाप्त हो जाती है। प्रश्न नंबर 12 है, एक अच्छे या आदर्श नागरिक में कौन कौन से गुण होने चाहिए? कई बार आया है, उसमें 4 नंबर में यह प्रश्न, एक अच्छे या आदर्श नागरिक के कौन कौन से गुण होने चाहिए? तो पहला है उसमें अच्छे नागरिक का सुशिक्षित होना जरूरी है। दूसरा है अच्छे नागरिक का स्वस्थ होना जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। तीसरा है अच्छे नागरिक का चरित्रवान होना जरूरी है और चौथा है अच्छे नागरिक का जागरूक होना भी जरूरी है। पांचवा है अच्छे नागरिक में समाज सेवा की भावना होनी चाहिए ताकि वह अपने बारे में न सोचकर समाज के बारे में सोचे। प्रश्न नंबर 13 है, अच्छी नागरिकता के मार्ग में आने वाली बाधाएं कौन कौन सी? अच्छी नागरिकता के मार्ग में आने वाली बाधाएं कौन कौन सी है? तो पहले नंबर पर है अनपढ़ता। अनपढ़ व्यक्ति को अपने अधिकारों और कर्तव्यों का पता नहीं होता, इसलिए वह आदर्श नागरिक नहीं बन सकता है। दूसरा है स्वार्थ। स्वार्थ भी आदर्श नागरिकता के मार्ग में बाधक है, क्योंकि जब व्यक्ति समाज के बारे में न सोचकर केवल अपने बारे में सोचने लग जाता है तो इससे देश को हानि होती है। और तीसरा है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता का अर्थ अपने धर्म से प्यार करना है और दूसरे धर्मों से घृणा करना है। सांप्रदायिकता की भावना समाज को टुकड़ों में बांट देती है, तो ये भी आदर्श नागरिकता के मार्ग में एक बाधा है। और चौथा है गरीबी। गरीबी भी अच्छी नागरिकता के मार्ग में बाधा है, क्योंकि गरीब व्यक्ति हर समय अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में लगा रहता है, उसके पास देश के बारे में सोचने का समय नहीं होता है। प्रश्न नंबर 14 है, वैश्विक नागरिकता ग्लोबल सिटीजनशिप। वैश्विक नागरिकता से क्या अभिप्राय है? तो वैश्विक नागरिकता का अर्थ विश्व के सभी लोगों को इकहरी नागरिकता देने से है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह किसी भी देश में रहता हो, वह उस देश का नागरिक न होकर पूरे विश्व का नागरिक होना चाहिए। कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट आदि का बड़े पैमाने पर प्रयोग होने के कारण आज दुनिया बड़ी छोटी लगने लगी है। अब हर कोई एक दूसरे को जानने लगा है। इससे पूरा संसार
एक वैश्विक गांव में बदल गया है, इसलिए वैश्विक नागरिकता की मांग उठने लगी। लेकिन वैश्विक नागरिकता का सपना अभी पूरा होता दिखाई नहीं देता है। इसका कारण यह है कि संसार के सभी देशों में अपना अलग अस्तित्व बनाए रखने की इच्छा काफी प्रबल है। दूसरा कारण यह है कि आज भी संसार के देश विकसित और विकासशील और पिछड़े देशों में बटे हुए हैं। यह विभाजन भी वैश्विक नागरिकता के मार्ग में बाधक है। प्रश्न नंबर 15 है कि भारतीय नागरिकता संबंधी कानून पर नोट लिखो। भारतीय नागरिकता संबंधी कानून पर नोट लिखो। अंग्रेजों के शासनकाल में भारतीयों को प्रजाजन कहा जाता था। 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ तो सभी भारतीय प्रजाजन से नागरिक बन गए। 1955 में भारतीय संसद द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्ति अधिनियम 1955 भारतीय नागरिकता प्राप्ति अधिनियम 1955 पास किया गया। इस अधिनियम के द्वारा देश के सभी नागरिकों को एक हरी नागरिकता, सिंगल या फिर यूनिफॉर्म सिटीजनशिप प्रदान की गई है। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति चाहे वह किसी भी राज्य में रहे, वह राज्य का नागरिक न होकर भारत का नागरिक होगा। ध्यान से सुन लीजिए, कोई भी व्यक्ति चाहे वह किसी भी राज्य में रहे, वह राज्य का नागरिक न होकर भारत का नागरिक होगा। इस अधिनियम में निम्नलिखित बातें कही गई हैं। पहला है कि संविधान लागू होने से 5 साल पहले जो व्यक्ति भारत में रह रहे थे वे भारत के नागरिक होंगे। दूसरा, जो लोग 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत आ गए थे उन सभी को भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। और तीसरा है, विदेशों में रहने वाले भारतीय भारत के नागरिक बने रहेंगे, लेकिन शर्त यह है कि उन्होंने दूसरे देश की नागरिकता न ली हो। और भारत की नागरिकता प्राप्त करने की कुछ शर्तें भी इस अधिनियम में तय की गई हैं। भारत की नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें, उसमें पहला है कि भारत की नागरिकता प्राप्त करने वाला व्यक्ति किसी ऐसे देश का नागरिक न हो जो देश भारत के लोगों को नागरिकता न देता हो। भारत की नागरिकता प्राप्त करने वाला व्यक्ति किसी ऐसे देश का नागरिक न हो जो देश भारत के लोगों को नागरिकता न देता हो। और दूसरा है कि वह चरित्रवान व्यक्ति हो। तीसरी जो बात है कि वह संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई, जो 22 भाषाएं उसमें दे रखी, संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई भाषाओं में से किसी एक भाषा को जानता हो। और घ है, नागरिकता प्राप्त करने वाला व्यक्ति आवेदन करने की तारीख से कम 4 वर्ष से भारत में रह रहा हो। यह था पूरा का पूरा पाठ। धन्यवाद, नमस्कार।